हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 20 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो भी पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है अब उसमें सीबीआई प्रोब होगी और उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। तो हाई कोर्ट की रूलिंग को बीजेपी ने तो वेलकम किया है, लेकिन जो रूलिंग टीएमसी है वो मोस्ट प्रोबेबली इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो जो पुलिस फोर्स होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाती है। तो कोई भी वायलेंस हुआ है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो इस आर्ग्यूमेंट को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, भले ही सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आ जाता हो इलेक्शन कमीशन के, लेकिन वो सिर्फ उसी समय के लिए आता है जब तक इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सके। और इसका मतलब ये नहीं है जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की, स्टेट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए। स्टेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी निभानी ही पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट डू नॉट गेट वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है और वो इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं वेस्ट की जाती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़, अब यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ है, यूएनएससी में एक डिबेट चल रही थी। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहाँ पर क्या क्या बातें बोली हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये उठाया है जो हक्कानी नेटवर्क और जो अदर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं विद इम्प्यूनिटी एंड एनकरेजमेंट। और जो अफगानिस्तान में जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं उसके रीजनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज बाय टेररिस्ट अटैक, इस पर यूएनसी ब्रीफिंग चल रही थी, वहाँ पर ये सारी बातें बोली गई हैं। साथ ही हम स्टेट हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेरर बेस्ड ग्रुप को, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा को। यहाँ पे एक ग्रुप की बात की गई, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेनेंट। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेनेंट का एक फैक्शन निकल कर आ गया जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेनेंट खोरासन। अब इसकी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्रांच भी है, ये खुद की एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्रांच है। तो ये सीरिया और इराक में तो कर ही रहा था काम, उसके अलावा इसने क्या किया, इसकी अफगानिस्तान में भी प्रेजेंस बढ़ गई है। तो ही टोल्ड द काउंसिल दैट ISIL's मोडस ऑपरेंडी हैज चेंज्ड। तो इसका कोर फोकस तो यही है कि सीरिया और इराक में वापस से ग्राउंड रीगेन करे, लेकिन साथ ही फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली भी कर रहा है और अफगानिस्तान में इसकी प्रेजेंस देखने को दिख रही है। इन स्वाइप एट चाइना, चाइना पे भी स्वाइप करते हुए ये बात बोली गई, जैसे चाइना है, इंडिया किसी को टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाना चाहता है लेकिन चाइना क्या करता है, उस पर टेक्निकल होल्ड लगवा देता है। जैसे कि इंडिया मसूद अजहर को टेररिस्ट डेजिग्नेट कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन चाइना ने ऐसा होने नहीं दिया। तो दिस वॉज इन रेफरेंस टू चाइना रिपीटेडली प्लेसिंग टेक्निकल होल्ड्स ऑन बिट्स बाय इंडिया इन अदर नेशंस टू डेजिग्नेट मसूद अजहर हेड ऑफ द पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप जैश ए मोहम्मद। साथ ही इंडिया ने ये बोला है जो टेररिज्म है वो हर फॉर्म में कंडेम करना चाहिए। तो टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस मस्ट बी कंडेम्ड। कुछ भी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म जैसी चीज़ नहीं होती, टेररिज्म इज टेररिज्म और हर फॉर्म में हमें उसे कंडेम करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक न्यू फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर हुई अरुणाचल प्रदेश में। तो अ न्यू स्पीसीज ऑफ कास्केड फ्रॉग इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका नाम रखा गया है जो वहाँ पर आदि ट्राइब है और द हिल्स जहाँ पर आदि ट्राइब रहते हैं उसके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम होगा इस फ्रॉग का आदि कास्केड फ्रॉग। एमोलॉप्स एडिकोला के नाम से भी ये जाना जाता है। आदि का मतलब होता है हिल या तो माउंटेन टॉप। रिसर्चर्स ने ये बोला जो आदि हिल्स है उनको हिस्टोरिकली अभौर हिल्स के नाम से जाना जाता था। एक एमोलॉपस मॉन्टिकोला नाम की भी स्पीशीज़ मिली थी सिक्किम में 150 साल पहले, और अभी मिली एमोलॉपस एडिकोला। और उससे पहले एमोलॉपस मॉन्टिकोला मिली थी, ये 150 साल पहले मिली थी, ये अभी मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है। आदि ट्राइब के ऊपर इसका नाम रखा गया है। आदि ट्राइब का नाम आदि इसलिए है क्योंकि वो आदि हिल्स पर रहते हैं और आदि का मतलब हिल्स ही होता है, माउंटेन टॉप होता है, और आदि हिल्स का हिस्टोरिकली नाम अभौर था। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर यूपी मानसून सेशन एंड्स विद इन 3 days। तो अब यहाँ पर कुछ सीएम ने अनाउंसमेंट्स किए। सबसे पहले ये कि जो भी 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, उनको टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे ताकि वो फ्री डिजिटल एक्सेस मिल सके उन्हें। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 की बात की गई है। तो मोपला रेबेलियन देख लेते हैं कि मोपला रेबेलियन क्या था। तो आपको इसके बारे में फैक्ट्स तो पता ही होंगे पर एक बार हम भी डिस्कस कर लेते हैं।
इसको कभी कभी एंटी हिंदू रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जब 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, तब मालाबार मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया था और वो ब्रिटिश के अंडर में आ गया था। तब ब्रिटिश एक न्यू टेनेंसी लॉज लेकर लाए थे जिसमें वो लैंडलॉर्ड्स को फेवर कर रहा था और पीजेंट्स के लिए बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हो गया था। अब इसमें क्या था, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ब्राह्मण्स थे और जो टेनेंट्स थे वो मुस्लिम्स थे। इसी की वजह से इसे एंटी हिंदू राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसके सपोर्ट में महात्मा गांधी जैसे लीडर्स भी थे, लेकिन बाद में जब ये वॉयलेंट हो गया तो उन्होंने अपना सपोर्ट यहाँ से हटा लिया। इससे एक रिलेटेड जो मोपला रेबेलियन उससे एक रिलेटेड वेगन ट्रेजेडी भी है, क्योंकि जो ये पीजेंट्स जो रेबेल कर रहे थे उनको जब लेकर जाया जा रहा था एक सेंट्रल प्रिजन में, तो जब उनको क्लोज फ्रेट में रखा गया था तो उसकी वजह से सफोकेशन हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए इसको वेगन ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है मोपला रेबेलियन की न्यू टेनेंसी लॉज आए थे जिसमें लैंडलॉर्ड्स जो थे वो ब्राह्मण थे और जो पीजेंट्स थे वो एक्सप्लॉइटेटिव, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो मुस्लिम्स थे, इसलिए इनको एंटी हिंदू राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 2021 में इसके 100 साल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रेबेलियन हुआ था 1921 में हुआ था इन केरला, तो 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आसाम में जो डिटेंशन कैंप्स हैं तो उसका नाम बदल के ट्रांजिट कैंप्स किया जा रहा है। तो आसाम डिटेंशन सेंटर्स वे फॉरेनर्स आर हेल्ड इन ऑफन पुअर कंडीशंस, उसका नाम ट्रांजिट कैंप्स किया जा रहा है। तो आसाम में बहुत सारे माइग्रेंट्स आए थे, क्योंकि जब ईस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हो रहा था और जब पाकिस्तान एट्रोसिटीज़ करने लग रहा था ईस्ट बंगाल पे, तो वहाँ से काफ़ी माइग्रेंट्स इंडिया में आए थे। तो अभी जैसे उनको डिटेंशन सेंटर्स में भी रखा जा रहा है, तो उनको डिटेंशन सेंटर्स में तब तक रखा जाता है जब तक जो दूसरा नेशन है वो उनकी नेशनलिटी को एक्सेप्ट ना कर ले और अपने यहाँ लाने के लिए तैयार ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बांग्लादेश है वो तो रेडी ही नहीं उनको वापस लेने में, तो ऐसे तो वो हमेशा ही जेल में रह जाएंगे, मतलब इन डिटेंशन कैंप्स में रह जाएंगे। तो द ऑर्डर क्लियरली स्टेट्स दैट दिस इज द ट्रांजिट कैंप फॉर डिटेंशन पर्पसेस। इसका मतलब ये है जब तक दूसरा कंट्री उनकी नेशनलिटी एक्सेप्ट नहीं कर लेता है तब तक वो डिटेंशन कैंप्स में ही रहेंगे। तो ये एक्चुअली इनडेफिनेट इनकार्सरेशन हो जाएगा एंड दस कंटिन्यूज टू बी ए डिसग्रेस टू द असमी सोसाइटी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे डिसग्रेस आएगा, क्योंकि फिर हम देख रहे हैं कि इंडेफिनेट टाइम के लिए इनकार्सरेशन हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे चलते हैं हम। अब जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है जो कि जॉब कोटा की बात करता है डिसेबल्ड पर्सनस को, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि कहाँ कहाँ जॉब कोटा देना ज़रूरी नहीं है डिसेबल्ड लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट अंडर द इंडियन पुलिस सर्विस, तो IPS के अंदर, ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट अंडर द दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली पुलिस सर्विस, ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट अंडर द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसके अलावा जो भी सेक्टर्स और कैटेगरीज ऑफ पोस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल है तो वहाँ पर भी जॉब कोटा देना ज़रूरी नहीं है जो भी डिसेबल्ड हैं। यहाँ पे गरतांग गली की बात हुई है, तो इसकी लोकेशन न्यूलोंग वैली ऑफ उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर डार्क नेट की बात कर लेते हैं। तो डार्क नेट वो होता है जो कि मेनली सर्च इंजन के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होता है और वहाँ पे एनोनिमस एक्टिविटीज़ कैरी की जाती हैं, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग, स्टोलन डेटा को वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है डार्क नेट, जो कि सर्च इंजन द्वारा एक्सेसिबल नहीं होता है। हम आगे चलते हैं, फेथ एंड ऑफ फ्रीडम। तो ये वाला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। जब से तालिबान ने पावर कैप्चर की अफगानिस्तान में, तो मीडिया ये स्पेकुलेट कर रहा है कि तालिबान कैसे गवर्न करेगा, क्योंकि 1996 में तालिबान का काफ़ी ब्रूटल रिजीम रहा था, विमेन को कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर तालिबान ने अपना पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि वो विमेन को राइट्स देंगे, लेकिन इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंडर ही देंगे। तो अब ऑथर के अकॉर्डिंग कि फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम क्या है, कि विमेन को कितने राइट्स मिलने चाहिए, और इसका तालिबान का क्या वर्जन है, क्योंकि तालिबान ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो वहाँ पर शरिया ही लॉ लगाने वाले हैं। तो शरिया का मतलब अरेबिक में ये होता है पाथ टू बी फॉलोड बाई मुस्लिम्स। इट कैन बी डिस्क्राइब एज इस्लामिक लॉ। जो शरिया के सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि कुरान, सुन्ना, हैबिचुअल प्रैक्टिसेस, इसके अलावा इज्मा और कियास। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 5 सोर्सेज दिए गए हैं, कुरान, सुन्ना, हैबिचुअल प्रैक्टिसेस, इज्मा और कियास। इंटरनेशनल मीडिया ऑफन ये प्रोजेक्ट करती है जैसे इस्लाम में विमेन को काफ़ी बंद कर रखा जाता है, लेकिन ऑथर ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीज परसेप्शंस इग्नोर और आर अनअवेयर ऑफ द इस्लामिक टेनेट्स विद रिस्पेक्ट टू विमेन, क्योंकि जो इस्लामिक ओरिजिनल टेनेट्स है वो हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट की बात करते थे और वो हमेशा ये बात करते थे कि विमेन शुड बी ट्रीटेड एट पार विद मैन, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऑथर ने ऐसे कुछ आर्टिकल बताए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जो टेनेट्स हैं,
जो कुरान में टेनेट्स है वो कैसे बात करते हैं कि विमेन और मैन को इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। तो 14 सेंचुरीज अगो इस्लाम ने ये रिकॉग्नाइज किया था जो विमेन है वो इक्वल पार्टनर्स होती है मैन के लिए, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वॉर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। और इस्लाम ऐसा पहला रिलीजन था जिसने इनहेरिटेंस राइट्स की बात की थी विमेन को देने के लिए। बाकी रिलीजन्स ने अगर इनहेरिटेंस अपने अंदर लाया भी है तो वो 20th सेंचुरी के बाद लाया, लेकिन इस्लाम ने सबसे पहले 14th सेंचुरी में इनहेरिटेंस की बात की गई थी। जो होली कुरान और हदीथ है वो एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी की भी बात करते हैं, और जैसे होली कुरान से ऑथर ने यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नेवर फेल टू रिवॉर्ड एनी वर्कर अमंग यू फॉर एनी वर्क यू डू, बी यू मेल और फीमेल, यू आर इक्वल टू वन अनदर। तो सूरह अल इमरान में भी ये बातें देखने को मिलती हैं कि विमेन और मैन इक्वल हैं, इस्लाम में ऐसा बताया गया है। द बिलीवर्स मैन एंड वुमेन आर हेल्पर्स, सपोर्टर्स, फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ वन अनदर। साथ ही ये बोला गया विमेन आर द ट्विन हाफ्स ऑफ मैन, मैन एंड विमेन आर इक्वल हाफ्स, द मोस्ट कंप्लीट बिलीवर इन फेथ इज द बेस्ट इन मोरल एंड द बेस्ट अमंग यू इज द बेस्ट टू देयर वाइफ्स। तो बेसिकली इन सारे टेनेट्स हमें ये पता चलता है जो इस्लाम है वो विमेन को मैन के इक्वल ही ट्रीट करता है, लेकिन इस्लाम को उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया कि विमेन को ऐसे केज में अब देखा जाने लग गया कि जो इस्लाम रिलीजन है उसमें विमेन को राइट्स नहीं मिलते हैं। अब जैसे कि काफ़ी इंडियंस को ऐसा पता है कि हमेशा से इंडिया में ट्रेडिशनल प्रेफरेंस रही है कि सन को ट्रेडिशनल प्रेफरेंस दी जाएगी, तो यहाँ पर लोग तब तक बच्चे करते रहते हैं जब तक उनका कोई बेटा नहीं हो जाता है। लेटली सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होने लग गए, तो उससे क्या करते हैं लोग, फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा हो गया, भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिसके कारण हमारा सेक्स रेशियो भी काफ़ी डिस्टॉर्ट हो गया है। कुरान में फीमेल इन्फेंटिसाइड 14 सेंचुरीज अगो से पहले फॉरवर्ड कर दिया गया था, मतलब 14th सेंचुरी में ऐसी बात चल रही थी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होना चाहिए। तो व्हेन वन ऑफ देम गेट्स अ बेबी गर्ल तो उसका फेस ऐसे डार्क स्किन्ड हो जाता, तो उस समय की बात की गई है। लेकिन फिर ज़बीर इब्न अब्दुल्ला ने ये बात की है कि किसी के पास अगर 3 डॉटर्स और वो उन सबकी केयर करता है और मर्सीफुल है तो मतलब उसके यहाँ फिर जन्नत आएगी। तो ऐसी बातें की गई कुरान में। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कैसे डॉटर्स को एट पार ट्रीट किया गया विद सन्स। इस्लाम चैम्पियन इक्वालिटी फॉर वुमेन इन ऑल मैटर्स, तो इस्लाम ने विमेन के लिए इक्वालिटी हर मैटर्स में चैम्पियन की, भले वो रिलीजन हो, सोशल, इकोनॉमिक या फेमिलियल हो। विमेन को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता इस्लाम में किसी से मैरिज करने के लिए बाय हर फैमिली और गार्डियन। अगर वो कंसेंट देगी किसी से शादी करने के लिए तभी उसकी शादी की जा सकती है। इस्लाम वुमेन का कंसेंट इतना ज़्यादा इंडोर्स करते हैं कि अगर उसकी शादी करा दी गई द फैमिली और द गार्जियन बिना उसकी कंसेंट के तो ऐसी मैरिज नलीफाई हो जाएगी और ऐसी मैरिज को नहीं माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फेसिट इस्लाम रिकॉग्निशन ये है कि विमेन की इंडिविजुअलिटी को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। जो विमेन है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी उसकी शादी हो जाए तो वो अपना हस्बैंड का नाम ले, वो अपना मेडन नेम लेकर काम कर सकती है। तो शी कैन डू विद द मनी एज सी प्लीजेस, उसके पास जो पैसा है वो उस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है। उसके पास राइट है, वो डिमांड कर सकती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपने अकॉर्डिंग अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है। डिवोर्स की पावर होती है। साथ ही जो उसका हस्बैंड है, अगर हस्बैंड पॉलीगाइनी करना चाहता है तो यहाँ पर उसे अपनी विमेन से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर विमेन ने डिसअलाउ कर दिया तो हस्बैंड जो वो पॉलीगाइनी नहीं कर सकता। एंड द पावर टू डिसअलाउ पॉलीगाइनी बाय हर हस्बैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मीन शी हैज़ द राइट टू एंटर इन टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। जो वुमेन है वो किसी भी टाइप के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स में एंटर कर सकती है, बिजनेस कंडक्ट कर सकती है बिना अपने हस्बैंड की कंसेंट के। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि तो तालिबान ही नहीं बल्कि ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हैं बहुत सारे पार्ट में वो इस्लाम के एक्चुअल टेनेट्स को समझते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम मुस्लिम वर्सेस अदर रिलीजन की यहाँ पर लड़ाई नहीं, यहाँ पर मुस्लिम वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो सच्चे इस्लाम को समझते ही नहीं है जो इस्लाम के टेनेट्स हैं एक्चुअली। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया था कि जो इस्लाम एक्चुअली है, जो कुरान है उसमें ये लिखा गया है जो विमेन है उसको मेन के साथ ही ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए, वो दोनों एक ही हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वेलकम द 9। सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है ये जो जज की अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये काफ़ी ओपेक है। इसमें ये नहीं लिखा जाता है कि फॉर एग्जांपल इस जज को सेलेक्ट कर रहे हैं एलिवेशन के लिए तो उस दूसरे जज को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नो रीजंस आर गिवन फॉर द चॉइस ऑफ दोस्त सेलेक्टेड, कि जिनको भी सेलेक्ट किया जाता है उनके लिए कोई चॉइस नहीं दी जाती कि किस रीज़न की वजह से उन्हें सेलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ऑथर ने बोला हमेशा से ऐसे नहीं था। पहले जैसे कि सीजे दीपक मिश्रा थे, उन्होंने 2017 में ये बोला था कि कलेजियम अगर किसी को भी डिसाइड करेगी तो उसे रीज़न भी देना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल वो इस पर्टिकुलर जज को क्यों डिसाइड कर रही फॉर द एलिवेशन। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। लेकिन फिर ये वाला कन्वेंशन चला नहीं, और थोड़े टाइम के बाद ही ये सब लिखना बंद हो गया कि क्यों ये सब वेबसाइट पे मेंशन होना बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट की कि क्यों इस पर्टिकुलर जज को एलिवेशन के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी बातें ऑथर ने बोली कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रोसेस में। यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर की बात की गई कि इनफॉर्मल सेक्टर को जो पैंडेमिक आया उसकी वजह से कितना डिसरप्शन देखने को मिला है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो लगभग 80% ऑफ द लेबर फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है और 50% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है।
लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम्स है उसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, जिसके कारण जॉब और वेज लॉसेस होते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, और जो माइग्रेंट वर्कर्स का लाइवलीहुड है वो खतरे में आ गया है। फॉर इंस्टेंस डीमोनेटाइजेशन के बाद रूरल एरिया में जॉब तो क्रिएट हुई थी, लेकिन जब वो जॉब्स जो वो क्रिएट हुई थी उसमें वेजेस बहुत कम थे, और जब वेजेस कम थे उसका हम ये रिजल्ट देख सकते हैं कि ओवरऑल जो वेज लेवल है और जीडीपी है वो पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन हो गया है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर को हमेशा ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, भले ही फर्स्ट लॉकडाउन लगाओ चाहे सेकंड लॉकडाउन लगाओ, एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर काउंटर पार्ट्स। सम ऑफ दिस इज लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रप्शन इन इनफॉर्मल फर्म्स, क्योंकि इनफॉर्मल फर्म्स में काफ़ी डिस्ट्रप्शन देखने को मिले जो कि फूड और टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में बेसिकली इंगेज होते थे। 384 मिलियन एम्प्लॉयड हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसमें आधे एग्रीकल्चर में काम करते हैं और रूरल इंडिया में रहते हैं, और जो आधे वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। तो उसमें जो हाफ हैं जो रूरल इंडिया में रहते हैं और जो रिमेनिंग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो उन सब ने अलग अलग परफॉर्म किया है पैंडेमिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, जो 20% ऑफ द वर्कफोर्स है वो तो काफ़ी अच्छा किया, उसके पैंडेमिक में उसकी जो सैलरीज है वो सब भी बढ़ी, और ऐसी कंपनीज को फ़ायदा भी हुआ, जैसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट से भी माना जा सकता है जो बहुत बड़ी कंपनीज थी उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो थ्रू द पैंडेमिक लार्ज एंड लिस्टेड फर्म्स ने हैव डन बेटर देन द स्मॉलर फर्म्स, ठीक है। लेकिन रिकॉल दैट द अर्बन एफ्लुएंस क्लास लेट द राइज इन डिमांड, तो उसके बाद कोविड-19 की वेव के बाद जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद जो डिमांड आई वो इन्हीं सेक्टर के थ्रू आई, जैसे कि इन्होंने फर्नीचर खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे, कार्स और इवन हाउसेस, जिसकी वजह से कुछ डिमांड आई और इकोनॉमिक में थोड़ा प्रोग्रेस देखने को मिला। द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द 40% इन द इनफॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन जो 40% इनफॉर्मल सेक्टर में है उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि रूरल वेजेस हैव हेल्ड अप वेल ओवर द पैंडेमिक लेड बाय गुड मॉनसून्स एंड एग्जेम्पशन टू द फूड ट्रेड फ्रॉम द वेरियस लॉकडाउन्स। अब इसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सही रहा, और एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया था, लगभग 3% ग्रोथ हुई थी, जब बाकी सेक्टर्स में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। वो इसीलिए क्योंकि मानसून अच्छा रहा, साथ ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी, हम राइस के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर रहे हैं इस टाइम, तो हायर स्पेंडिंग जो भी गवर्नमेंट ने की उसकी वजह से हम देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर ने काफ़ी अच्छा किया। जो 40% इनफॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी काफ़ी कंडीशन खराब है, ये वर्कर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहे और इन पर ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का ब्रंट देखने को मिला है। तो रूरल इंडिया में जो काम कर रहे थे उनमें भी दिक्कत आई, इसके अलावा जो अर्बन इंडिया में काम कर रहे थे उनमें भी दिक्कत आई है। जैसे कि हम FTSE इंडेक्स के द्वारा ये देख सकते हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर को बिलोंग करता है कि कैसे उसकी नॉमिनल GDP ग्रोथ बढ़ गई। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो काम इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था वो फॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट करने लग गया। तो यहाँ पर ऑथर ने दो टाइप की फॉर्मलाइजेशन की बात की है कि दो तरीके से फॉर्मलाइजेशन होता है। एक तो ऑर्गेनिक फॉर्मलाइजेशन होता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ही धीरे धीरे करके स्मॉल मीडिया एंटरप्राइज बनाए और फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाए, और दूसरी बात ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वो पूरी तरीके से बंद हो जाए और जो इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था इकोनॉमी को अब वो फॉर्मल सेक्टर के पास आ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो फॉर्मलाइजेशन है ये काफ़ी इनएफिशिएंट फॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ऑथर ने दो टाइप की फॉर्मलाइजेशन की बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्स्ड और ऑर्गेनिक फॉर्मलाइजेशन। तो जो फॉर्मलाइजेशन एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आता है और इनफॉर्मल सेक्टर तब सस्टेनेबल नहीं रह पाता है तो ये होता है फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन। लेकिन जो फॉर्मलाइजेशन पॉलिसी चेंजेस की वजह से आता है और जो इनफॉर्मल फॉर्म्स होती है वो ही फॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये होता है सस्टेनेबल फॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है जैसे कि मनरेगा स्कीम चलती है रूरल एरियाज़ में, वैसे ही अर्बन एरिया में भी कोई स्कीम लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश एक एग्जाम्पल है, इसमें एक दिन हिंदू में आर्टिकल आया था, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिंगिंग द इनफॉर्मल सेक्टर टू द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, इनफॉर्मल सेक्टर की पॉलिसी बननी चाहिए ताकि उनको सिग्निफिकेंट पे ऑफ मिल सके जो भी आने वाले ईयर है और इकोनॉमी में वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आई होप आपको ये वाला आर्टिकल समझ आया होगा। इसमें ये बताया गया जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, लगभग 80% और 50% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। फिर यहाँ पर ऑथर ने डिवाइड किया है इनको, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि मानसून अच्छा रहे, एक्सपोर्ट्स अच्छे रहे। लेकिन जो अर्बन एरिया में जो काम करते हैं नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत आई कि जैसे उनकी सारी जॉब्स बंद हो गई, उनको वेजेस नहीं मिल पाए, उनके वेजेस काफ़ी कम हो गए। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन ना होकर ऑर्गेनिक फॉर्मलाइजेशन हो सके। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर राजीव गांधी एरा के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 लेकर आया गया था जो कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके अलावा एक राजीव गांधी ने एक फेमसली एक बात बोली थी कि अगर ₹1 सेंड करती है गवर्नमेंट तो सिर्फ 15 पैसा जो है वो एक्सटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुँचता है। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आइडिया था ये उन्हीं ने कंसीव किया था, जो फ्री रेजिडेंशियल स्कूल हैं रूरल एरियाज़ में फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसा पहला स्कूल झज्जर डिस्ट्रिक्ट में खुला था। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोकेशन देख सकते हैं। अफगानिस्तान की असादाबाद जो कि कैपिटल है कुनार की, जलालाबाद जो कि पख्तिया प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट है ये,
अब यहाँ पर बाइडन ने ये बोला है कि अफगानिस्तान से ज़्यादा बड़े थ्रेट हैं तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए, तो वो थ्रेट ये हैं। तो बाइडन नेम्ड सीरिया एंड ईस्ट अफ्रीका एज प्लेसेस वेयर द इस्लामिक स्टेट ग्रुप पोजेस अ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर थ्रेट। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है जो सीरिया और ईस्ट अफ्रीका हैं वहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रेटर थ्रेट दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उनके हिसाब से सीरिया और ईस्ट अफ्रीका ज़्यादा वहाँ पर थ्रेट है, तो उनसे अभी लड़ना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये बोला जो विमेन और गर्ल्स के राइट को अंडरमाइन करने की तालिबान बात करता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल प्रेशर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है जैसे विमेन के राइट्स अंडरमाइन हो रहे हैं तो ये डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल प्रेशर द्वारा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मिलिट्री फोर्स के द्वारा। और साथ ही उन्होंने सीरिया और ईस्ट अफ्रीका को ज़्यादा बड़ा थ्रेट बताया है। अब यहाँ पर तालिबान के लिए रूल करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि 40% जो अफगानिस्तान की क्रॉप है वो ड्रॉट के कारण ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा जो तालिबान ने ट्रेड का टेक ओवर कर लिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कि उन्होंने इंडिया से भी बंद कर दिया, उन्होंने बोला इंडिया से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, तो इससे वहाँ पर इंपोर्ट भी नहीं हो सकते कोई भी फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर आने वाली टाइम में उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। जो अफगानिस्तान की करेंसी वो भी काफ़ी प्लमेट हो रही है और ऑर्डिनरी पीपल को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, यहाँ तक कि ब्रेड भी खरीदने के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पोटाला पैलेस की बात की गई है। ये सेक्रेट बुद्धिस्ट साइट है जो कि दलाई लामा से एसोसिएटेड है, तो पोटाला पैलेस। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बेसिकली क्लाइमेट फाइट में ओजोन पैक्ट की बात है, जो कि कल मैंने आपको बता दिया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद किगाली अमेंडमेंट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बात की गई थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस तो किया गया, उसकी वजह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लेकर आ गए। लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उससे ओजोन तो डिप्लीट नहीं होती है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे लगभग 2500 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है HFCs के द्वारा। अब COP26 जो ग्लासगो में होने वाली है, ग्लासगो UK में, तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि क्लाइमेट नए नए इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए। तो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ओजोन में होल हो गया ओवर द अंटार्कटिक रीजन। CFCs को फिर ग्रेजुअली रिप्लेस कर दिया गया HCFCs द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स द्वारा, और बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स द्वारा। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी अंडर द स्कैनर आ गया क्योंकि उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। तो किगाली अमेंडमेंट में बात की गई कि कैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के लिए और ज़्यादा एग्रीमेंट्स में बात की गई थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल है वो इतना ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन में काम नहीं करते हैं, इसलिए यही सोचा गया कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक अमेंडमेंट कर देते हैं। और इसमें हर कंट्री के लिए अलग अलग टारगेट रखा गया, जैसे कि इंडिया को 2047 टारगेट दिया गया है, अमेरिका को उससे पहले का टारगेट दिया गया, चाइना को 2045 का टारगेट दिया गया है, और इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को कम से कम 2031 के बाद इनकी एलिमिनेशन शुरू करनी, तब तक तो हम लोग कर सकते हैं। तो इफ इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया तो किगाली अमेंडमेंट से ये लगभग 0.5 डिग्री जो राइज है ग्लोबल वार्मिंग में वो कम हो सकता है। एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की बात की गई है, 20 ईयर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसमें इंडिया ने बेसिकली ये बोला है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनका हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तो उनका ऐसा रिप्लेसमेंट होना चाहिए जो लो क्वालिटी रेफ्रिजरेंट की तरह काम कर सकें। तो एज पार्ट ऑफ द ICAP द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस टारगेटेड R&D एफर्ट्स एम टू डेवलप लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू HFCs। तो HFCs के लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स बनाने की बात की गई है जो कि रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। साथ ही इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान में ये बात की गई नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो रेफ्रिजरेंट की डिमांड है वो लगभग 25 से 30% तक ब्रिंग डाउन करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर रंजीत सिंह की बात की गई, तो महाराजा रंजीत सिंह का एक स्टैचू है वो वेंडलाइज कर दिया गया पाकिस्तान में। तो महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को सीज किया था 1799 में। उस समय लाहौर काफ़ी शैम्बल्स में था, लेकिन फिर महाराजा रंजीत सिंह ने उसे काफ़ी ठीक कर दिया। इट वॉज बैटर्ड बाई, क्योंकि जो लाहौर था वहाँ पे काफ़ी असॉल्ट किए गए थे बाई द अफगान इन्वेडर्स। इसके अलावा जो सिख ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से उसकी वीकनिंग हो गई थी। साथ ही जो लाहौर के रेसिडेंट्स उनको काफ़ी ज़्यादा उनसे टैक्स लिया जाता था, एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लिया जाता था। फिर रंजीत सिंह का जब रूल आया तो वहाँ पे पीस और सिक्योरिटी आई और साथ ही इकोनॉमिक और कल्चरल ग्लोरी भी आई। उन्होंने 1801 में अपने आप को महाराजा ऑफ द पंजाब प्रोक्लेम कर दिया था। एक लाहौर फोर्ट की बात हुई है, लाहौर फोर्ट बनवाया तो एम्परर अकबर ने था, बाद में शाहजहां ने उसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन कराया था, फिर औरंगजेब ने कुछ ब्यूटिफिकेशन किया था। उसका जो भी रिपेयर वर्क है वो महाराजा रंजीत सिंह ने ही कराया था।
यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स की बात आती है, जैसे कि एक सुनहरी मस्जिद ऑफ लाहौर थी जिसे गुरुद्वारा में कन्वर्ट कर दिया गया था कुछ सिख मिलिशियाज द्वारा, लेकिन बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, उसे वापस से मुस्लिम्स को दे दिया गया था और उसकी रेनोवेशन को भी फंड किया था। तो यहाँ हम सेकुलर क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं महाराजा रंजीत सिंह के। हम आगे चलते हैं। गिल्स सेट टू गो ग्लोबल, ओवरसीज इन्वेस्टर्स गेट अनदर चैनल। तो अब जो जीसेक हैं उसको अब ग्लोबली कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट अब अपने जो भी डेट सिक्योरिटीज है उसे इंटरनेशनल यूरो क्लियर प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करेगी। तो इसकी वजह से जो जीसेक है उसमें जो ओवरसीज रेसिडेंट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो बोरोइंग प्रोग्राम में एनहेंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो प्लान टू लिस्ट द सेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ग्लोबल बॉन्ड, तो ये बहुत पहले से बात हो रही थी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसे ग्लोबल बॉन्ड में लिस्ट करना शुरू कर दें, लेकिन अब बेसिकली फाइनली उसकी लिस्टिंग शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 30 में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए भी कोई भी सीलिंग्स नहीं होगी। इसकी वजह से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जो बॉन्ड यील्ड्स उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी और साथ ही डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन जो कि डिपार्टमेंट है आरबीआई का, वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीसेक्स मार्केट को रेगुलेट करना। तो उसने एक फ्रेमवर्क भी निकाल दिया कि कैसे इंटरनेशनल सेटलमेंट होगा गिल्ड्स का, और अब किसी को भी एफपीआई के थ्रू रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जीसेक में इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस वुड अलाउड, अब जो भी ओवरसीज इन्वेस्टर हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया की जीसेक्स में और उनको एफपीआई से रजिस्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही आरबीआई ने एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट की भी बात की है, जिसमें आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट ऐसे लिंक होगा और हम आप जैसे लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जीसेक के थ्रू बोरोइंग कर सकते हैं, बोरोइंग गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं बोरोइंग में। तो दे कैन ओपन एंड मेंटेन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद द आरबीआई थ्रू अ पोर्टल विच विल ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू प्राइमरी इशुएंस ऑफ जीसेक्स इन द सेकेंडरी मार्केट्स एज वेल। तो गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को एनहेंस करने के लिए सबसे पहले ओवरसीज इन्वेस्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए उसको यूरो क्लियर प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ने ट्रेड शुरू कर दिया। साथ ही जो नॉर्मल पर्सनस हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद द आरबीआई, और वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।